डिप्रेसेंट्स अब हम करने लगे हैं। हमारे पास ना एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन में होते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर, फिनाइलिजीन, सिलिग्लिन, रेनाइलकिप्रोमीन। उसके बाद टीसीए होते हैं हमारे पास क्लोपीइप्रामीन, इप्रामीन। उसके बाद हाइड्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास एमोक्सापिन, मिर्तज़ापिन, जैसे मुर्तज़ा नहीं होता इस तरह मिर्तज़ापिन और एमोक्सापिन। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं, SNRI होते हैं, जो कि सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर होते हैं। क्योंकि ये दोनों का इनहिबिटर हैं तो दो डुलोक्सिटिन और विनालिफेक्सिन। उसके बाद है जी जो से है हमारे पास 5H2 एंटागोनिस्ट। ये आपने रखने हैं कि आपने ना 300 रुपये किसी को दिया, उसने आपको 313 रुपये वापस किए, तो आपको 13 नफ़ा ट्रेजाडोन और नफाजोडोन ये हो गया आपको इससे। उसके बाद SSRI में हमारे पास एक सेटअप इसटेलोब्राम, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, पेरोक्सिटिन, ये वाले हो गए। हमने क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है जी अमाइन हाइपोथेसिस ये है कि हमारे पास जब भी नोरेपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन के लेवल कम होते हैं तो पर्सन डिप्रेशन में जाता है। लेकिन ना इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे कि जब डेथ के बाद ना डिप्रेस्ड पर्सन का ब्रेन देखा गया तो उनमें इनके लेवल बिल्कुल ठीक आए थे। और हमारे पास इनका अफेक्ट आने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे पास कीटामीन जो इनका अफेक्ट आने के लिए टाइम लग जाता है। ये हमारे पास है, इस वजह से ना हम इनको ये जो सा हाइपोथेसिस है पूरा करेक्ट नहीं है। उसके बाद ये मिनिमम ब्यूप्रोओपोइन है जो सा हमने हाइड्रोसाइक्लिक में पढ़ा है, ये हमारे पास इस पे सेरोटोनिन को नहीं बढ़ाता, लेकिन इसका एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है। कीटामिन जो सा है ये हमारे पास NMDA का एंटागोनिस्ट है और इसका भी एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है, हालांकि इसका कोई उधर सेरोटोनिन पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास है जी ड्रग क्लासिफिकेशन। TCA जो से होते हैं इनकी 8 to 36 आर हाफ लाइफ होती है। ये हमारे पास डेसिप्रामीन में लिवर में कन्वर्ट होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट में। फ्लोक्सिटिन की सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होती है 18 से 24 घंटे। फिर उसके बाद हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक्स होते हैं, माऊ ए और माऊ बी जो से होते हैं। ए जो सा होता है वो आपने याद रखना है कि सारों बाकी जितने भी है ना, सिरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, टायरामिन, इसका मेटाबॉलिज्म माओ ए करता है, माओ बी सिर्फ जो डोपामीन का करता है। और इसलिए हमारे पास नाइलकिप्रोमीन जो है वो फास्टेस्ट होता है। और अदर में आपको बता दिया कि कीटामिन जो है वो NMDA का एंटागोनिस्ट होता है और ये भी हमारे पास ना डिप्रेशन में यूज़ होता है। इसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म कर लेते हैं। उसके बाद हम ना हमारे पास ना ये सबके मैकेनिज़्म हम यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इन्होंने ना अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो सा है उसने ना इसका मेटाबॉलिज्म करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, जब इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, डिग्रेडेशन ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं, ये डिग्रेडेशन नहीं होगी तो हमारे पास इनका लेवल जो सा है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं TCA का मैकेनिज्म क्या है। ये रीअपटेक नहीं होने देगा, रीअपटेक इनहिबिटर है जो सा हमारे पास रिवर्स ट्रांसपोर्टर है, उधर से रीअपटेक नहीं होने देगा, लेवल इंक्रीज़ करेगा। और ये मस्कुरेनिक अल्फ़ा 1 ब्लॉकर और सीरोटोनर्जिक ब्लॉकर्स और सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। उसके बाद SSRI है, ये जो सा सीरोटोनिन की रीअपटेक नहीं होने देगा। SNRI है, ये सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक नहीं होने देगा, इस वजह से ये उनको ना सिनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा करेगा। फिर उसके बाद हम इनके यूजेस देख लेते हैं। इसका यूजेस आपने देखना है कि पार्किंसन, फोबियाज, एंग्जाइटी, ये ना अपने इंट्रैक्शन की वजह से लास्ट लाइन ड्रग्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है TCA है। TCA में आपने मैप याद रखना है, ब्लड प्रेशर मैप। जैसे आप अपनी अम्मी को लेके गए किसी डॉक्टर के पास, ने कहा कि आपने ना इनका ब्लड प्रेशर मोनीटर करना है, तो आपने उसका बेसिकली एक ब्लड प्रेशर मैप बनाना है। B से ये हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास बेड वेटिंग में इप्रामीन यूज़ होता है। B से ये हो गया। और P से हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक और मैप से होगा माइग्रेन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक। BPMA मैप। ठीक है। B से बेड वेटिंग, बाइपोलर, फिर P से हमारे पास है पोस्ट ट्रॉमेटिक, फिर हमारे पास मैप में माइग्रेन, एंग्जाइटी और हमारे पास पैनिक अटैक्स। उसके बाद SSRI आ जाते हैं। SSRI के सेम यही जो से हैं पीछे वाले, इसका भी आपने BP मैप निमोनिक बना लेना है। और हमारे पास ये S से सेक्सुअल डिसफंक्शन और दूसरे ऐसे स्ट्रोक में भी यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे SNRI को आपने इस तरह याद रखना है कि इधर N आता है तो ये न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ होते हैं। दूसरा फ्लोक्सिटीन है, ये हमारे पास सिर्फ अभी तक अप्रूव हुआ है। बुलिमिया नर्वोज़ा, ये एक डिसऑर्डर होता है खाने पीने का, इसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम इनके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। आपने याद रखना है कि माओ इनहिबिटर COMT के जो से कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे पास इंसोमनिया,
GIT और डिस्काइनेरिया मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद हमारे पास जो सा पेशेंट हमारे पास मोनोमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर पे होगा ना, तो जब फूड में जो सा जैसे चीज़ वगैरह उसमें टायरामीन ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास आएगी, तो मेटाबॉलिज्म उसका करने के लिए मोनोमाइन ऑक्सीडेज होगा नहीं, तो वो जो सा हमारे पास ना नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज़ ज़्यादा करने लग जाएगा और पेशेंट जो सा हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चल जाएगा। इसको कहते हैं, ये जो सा लिखा हुआ इसको कहते हैं चीज़ रिएक्शन। उसके बाद इसका एक फूड इंट्रैक्शन होता है, जिन फूड में ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन की सेंसिस ज़्यादा होगी, और क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए MAOA नहीं है तो हमारे पास सेरोटोनिन ज़्यादा होगा, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगी। ये आगे हम इसी पे बात करेंगे। और ये निकोटीन की एडिक्शन का भी खतरा ज़्यादा कर देता है। फिर TCA को हमने ऐसे याद रखना है क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर, क्योंकि नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा है तो वो हार्ट पे एक्ट करेगा, टैकीकार्डिया, कार्डियक अरिथमिया, ट्रेमर्स वगैरह कराएगा। फिर उसके बाद अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो हाइपरटेंशन करवाएगा। फिर मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो एट्रोपिन लाइक सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो CCS करवा देगा, कन्वुल्जन्स, कोमा और सिडेशन, और डेथ भी करवा सकता है आखिर पे। SSRI का आपने इसी के लफ्ज़ से याद रखना है। पहले ऐसे सेरोटोनिन सिंड्रोम करवाएगा, दूसरे ऐसे हमारे पास ये शॉर्ट वेट लॉस को थोड़ा करेगा, CNS और CVS को स्टिमुलेट करेगा, R से रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन करेगा, और I से ये देख लेंगे ऐसे ये डिसफंक्शन में यूज़ भी हो रहा है, डिसफंक्शन कर भी रहा है। उसके बाद I से इंसोमनिया हो जाता है और सुसाइडल रिस्क में बढ़ जाते हैं। SSRI में सुसाइडल रिस्क हमारे पास बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसके सेम इफेक्ट होंगे SSRI वाले, S से सेरोटोनिन सिंड्रोम, S से शॉर्टन वेट लॉस स्टिमुलेट करता है CVS CNS को, R से रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, I से इंसोमनिया, और हमारे पास ऐसे सुसाइडल रिस्क इसमें बढ़ेंगे, इसमें इतना नहीं इसका लिखा हुआ। उसके बाद है जी सेरोटोनिन सिंड्रोम। जब हमारे पास पेशेंट SSRI पे है और मोनोमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर पे है तो ऑटोमेटिकली उसका सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा। जब सेरोटोनिन CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा होगी तो हमारे पास सेरोटोनिन सिंड्रोम मैनिफेस्ट करेगी, और उसमें हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा, कार्डियक अरिथमिया, सिडेशन, स्वेटिंग, सीजर, रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक में आपको बताया था नफेजोडोन, 13 रुपये का नफ़ा हुआ उसको, ट्रेजोडोन और नफेजोडोन, ये हमारे पास ना 5H2A रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं।